हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के विषय में। आई थिंक इसके पहले दो वीडियोस अपलोड हुए हैं वो आपने देखा होगा और उससे आपको कुछ ऐसा लगा होगा कि हमारा यूनिट 1 कुछ हद तक कंप्लीट हो रहा है। तो यूनिट 1 में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक दिया है डिफिनीसन, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, और इसके अलावा अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के टाइप्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। और तीसरा जो टॉपिक आप देखेंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं, यूनिट के सभी टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको मिलेंगे और चारों के चारों यूनिट्स के लेक्चर आपको मिलेंगे। और एक और क्वेरी आ रही है स्टूडेंट्स की कि सर क्या आप केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ाने वाले हैं? तो जी नहीं, हम सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करने वाले हैं। और एक और चीज़ आपको बता दें, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के लोग हैं जो कहते हैं कि जो व्यक्ति लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ा सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के। तो लेट मी टेल यू, इट डज़ नॉट मैटर दैट वेयर यू आर स्टडिंग, द मैटर इज़ दैट व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव। आपके पास किस प्रकार का ज्ञान है ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और आज तो आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न, आपके यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो इस बेसिस पे एक जो टीचर होता है उसका इतना ज्ञान होता है कि वो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उसका आकलन कर सके। तो आप लोग इस प्रकार के जो भी लोग बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति डीडीयू में पढ़ रहा है या फिर जो व्यक्ति कहीं और पढ़ रहा है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ा सकता, तो बिल्कुल पढ़ा सकता है। बस उसके पास उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास उन टॉपिक्स पे पकड़ होनी चाहिए। एवरीवन कैन टीच, इट डज़ नॉट मैटर दैट वेयर यू आर स्टडिंग, द मैटर्स दैट व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव। ठीक है, तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं? तो जो हम अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग को करने के बाद हमको जो भी आउटकम निकलता है उस पूरे अकाउंटिंग के प्रोसेस से, उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमारे पूरे बिजनेस का परफॉर्मेंस, बिजनेस की लिक्विडिटी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की सॉल्वेंसी, हर एक चीज़ बिजनेस के विषय में बताती है। और किस बेसिस पे बताती है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हमने किया है अपने बिजनेस के एक अकाउंटिंग पीरियड में। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द स्टेटमेंट्स विच आर द आउटकम ऑफ आवर अकाउंटिंग प्रोसेस, that refers to be the financial statement. And what is the nature of financial statement? What are the objectives of preparing financial statement? तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बिजनेस में जितना भी अकाउंटिंग हमने किया है उससे जो भी रिजल्ट निकल रहा है, जो भी हमने प्रॉफिट कमाया, जो भी हमारे बिजनेस के पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, दिस ऑल आर कवर्ड अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। And the financial statement of a company reflect a true picture of its financial performance. जो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो उस कंपनी का ट्रू पिक्चर देता है। किस चीज़ का? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। हमारी कंपनी किस प्रकार का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कर रही है, किस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी है हमारी कंपनी की, किस प्रकार की लिक्विडिटी पोजीशन है, दिस ऑल आर डिस्क्लोज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे डिपिक्ट नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉसेस बट ऑल्सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये केवल हमको प्रॉफिट और लॉस के विषय में नहीं बताते हैं, इसके साथ साथ हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, इसके विषय में बताते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस कौन बनाता है? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। इनकम स्टेटमेंट। जो आपका इनकम स्टेटमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके माध्यम से आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट यू नो अबाउट योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के विषय में जानते हैं। It is only at the end of all accounting processes that we can generate these statements. और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमेशा अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड में ही जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग प्रोसेस हमने शुरू किया, आज ही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया। जब तक पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 4 यहाँ पे दिए गए हैं। एक है बैलेंस शीट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और एक है इनकम शीट।
इनकम शीट और इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इतना समझिए। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इसी को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं दिया है, एक होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इक्विटी। आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इक्विटी। हमारी स्टेक होल्डर्स का कितना इक्विटी है, किस व्यक्ति के पास कितने शेयर्स हैं, इसका भी हम एक बाकायदा स्टेटमेंट बनाते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इसको आप कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट, और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब यहाँ पे समझिए, जो आपका बैलेंस शीट है ये हमेशा शेड्यूल 3 किसके हिसाब से, शेड्यूल 3 और पार्ट 1 के हिसाब से बनाया जाता है। किसके हिसाब से, शेड्यूल 3 और पार्ट 1 के हिसाब से बनाया जाता है। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा शायद। दूसरी चीज़ जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है ये शेड्यूल 3 बट पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब ये क्या है समझ लीजिए, आपका जो बैलेंस शीट है उसका पूरा प्रोफॉर्मा, उसका पूरा जो कंटेंट उसमें जो भी बैलेंस शीट में आप लिखने वाले हैं, कौन सा कंटेंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा इक्विटी में आएगा, कौन सा लायबिलिटी में आएगा, कौन सा एसेट्स में आएगा, दिस ऑल थिंग्स आर डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 एंड पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट इन दोनों का क्या प्रोफॉर्मा रहने वाला है इसके विषय में बता दिया गया है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, जब आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है ये किस हिसाब से बनाया जाता है, तो ये बताया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाया जाता है। देखिए ये मार्क्स गेनिंग पॉइंट्स हैं, यदि आप ये पॉइंट्स अपने आंसर में लिखते हैं तो आपका मार्क्स बढ़ जाता है। एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चे को अंदर तक का ज्ञान है, ठीक है, और ये चीज़ें बच्चे छोड़ के जाते हैं, जिसको आप छोड़े ना, ठीक है। तो जो हमने बताया सबसे पहले बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के विषय में बताता है, हमारे बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके माध्यम से अपने बिजनेस में एक ईयर में कितना प्रॉफिट कमाए या फिर हमने इस ईयर में कितना लॉस इनकर किया, इसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमारे बिजनेस में किस एक्टिविटी की वजह से कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, ठीक है ना। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अभी, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 12 में। नाउ व्हाट आर द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग फैक्ट्स रिलेटिंग टू इवेंट्स विच आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो किस बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं, तो फैक्ट्स और इवेंट्स के बेसिस पे। कैसे फैक्ट्स और इवेंट्स, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे फैक्ट्स और इवेंट्स, दिस शुड बी इन मॉनेटरी टर्म, और वो क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होते हैं। क्रोनोलॉजिकली यानी डेट वाइज, यानी यदि कोई ट्रांजैक्शन 1 तारीख को हुआ तो उसको 1 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, 2 तारीख वाला 2 तारीख को, 3 तारीख वाला 3 तारीख को, ऐसे सीक्वेंस में डेट वाइज हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। Thus we have to first record all these facts in monetary terms, इसलिए हमको इन सारे फैक्ट्स को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना होता है। देन वी हैव टू प्रोसेस देम यूजिंग ऑल एप्लीकेबल रूल्स एंड प्रोसीजर्स। फाइनली वी कैन नाउ यूज़ ऑल दिस डेटा टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में, उसके बाद से उन सारे फैक्ट्स को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, सबसे पहले अपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, इसके बाद से आप लेजर में पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर आप बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, और इस प्रकार से सीक्वेंस में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। जितने भी फैक्ट्स होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी नेचर के सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं जो हमने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में, 13 लगभग थे, उन सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं ना। पोस्टुलेट्स, यहाँ पे बहुत सारे पोस्टुलेट्स भी होते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, अजम्पशंस इसको कह सकते हैं। तो इन अजम्पशंस को भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने अकाउंटिंग को करना होता है, ठीक है। और देखिए अकाउंटिंग कर रहे हैं आप, तो वो जितने भी
आपके वो जितने भी आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, उन ट्रांजेक्शन्स में हमको किस प्रकार से कौन सा कंसेप्ट अकाउंटिंग का लगाना है ये आपको आना चाहिए और उसी बेसिस पे आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। ना पर्सनल जजमेंट्स, अब जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपके पर्सनल जजमेंट से भी आप कुछ चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का बहुत सारा अलग अलग मेथड होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, मशीन आवर मेथड, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो उसमें से आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका पर्सनल जजमेंट काम करता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और कोई यहाँ पे रिजिडिटी नहीं है कि आपको यही ऑप्शन मानना है, आप कोई भी ऑप्शन मान सकते हैं एज़ पर योर जजमेंट। तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट भी आपके काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने बिजनेस के इकोनॉमिक एसेट्स और इकोनॉमिक लाइबिलिटीज़ का मॉनेटरी वैल्यूएशन कर सकें। हम ये जान सकें कि हमारे बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और कितने लाइबिलिटीज़ हैं। सो दिस स्टेटमेंट शोज एन एक्यूरेट स्टेट ऑफ कंपनीज इकोनॉमिक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर्स एंड अथॉरिटीज़ जनरली डू नॉट पोजेस दिस इन्फॉर्मेशन अदरवाइज। ठीक है, तो हमको जितने भी हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के माध्यम से पता चलते हैं, इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। दे हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ कंपनी कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट। और एक इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने का कितना क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है। शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स कैन यूज़ दिस डेटा टू मेक देयर फाइनेंशियल डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं, आपने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और आपको ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के कि कंपनी लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी मार्केट में, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ऐसा नहीं, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो अब मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपका फाइनेंशियल डिसीजन आप लेंगे कि इस कंपनी में हमको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके इन्वेस्टर्स के लिए, आपके स्टेक होल्डर्स के लिए, आपके शेयर होल्डर्स के लिए एक फाइनेंशियल डिसीजन का बेंचमार्क का भी काम करते हैं। एक बेंचमार्क बन जाता है उनके लिए कि इस बेसिस पे हम फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। दिस स्टेटमेंट्स डिपिक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ हमको कंपनी के मैनेजमेंट के विषय में भी पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितने अच्छे से काम कर रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट यदि अच्छे से काम कर रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, और कंपनी का मैनेजमेंट यदि अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। हालांकि और भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, लेकिन यदि कंपनी का मैनेजमेंट डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है, डायरेक्टेड है, तो डेफिनेटली कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। दे इवन हेल्प रीडर्स टू ऑफ दिज स्टेटमेंट्स नो द अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड इन देम। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमको ये भी पता चलता है कि हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं इसको किस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए बनाया गया है, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इसमें अप्लाई की गई हैं। यदि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, हमको पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या तो सीए फाउंडेशन दे रहे होंगे या दे चुके होंगे या फिर सीए इंटरमीडिएट में होंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीकॉम करते हैं और वो उसके साथ साथ सीए भी करते हैं, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग दिस वन। तो आपको क्या पता चलता है इसके माध्यम से, यदि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप यदि जाएंगे किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट उठाएंगे तो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्टेटमेंट को बनाने में कौन कौन से आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस यूज़ किए गए, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ किए गए। And these statements also provide information relating to companies' cash flows. Investors and creditors can use this data to predict the company's liquidity and cash requirements. और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसके माध्यम से आप अपनी कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशन, अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस में कितना कैश उपलब्ध है, दिस इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। और जिस कंपनी की लिक्विडिटी खराब नहीं होती है, खराब होती है, उस कंपनी को अच्छा नहीं माना जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा रेवेन्यू आपने जनरेट किया है, आपने 50 करोड़ का सेल किया है, लेकिन उस 50 करोड़ में से आपके पास इस समय 5 करोड़ रुपया भी नहीं है। कैसा लगेगा आपको? आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई हमने क्या कमाया यार, पैसा तो दिख ही नहीं रहा है। 50 करोड़ हमको दिख रहा है लेकिन वो मिला नहीं है पैसा ना, वो कैश में नहीं है, वो तो अभी तक बकाया है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब होगी। और लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यदि आपको अपने लाइबिलिटीज़ को टाइमली पे आउट करना है, यदि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है तो लिक्विडिटी रहेगी तभी तो देंगे। ठीक है,
ऐसा तो नहीं कहेंगे एम्प्लॉयज़ को कि भाई रहने दो इस महीने, अगले महीने अगर हमारा डेटर पेमेंट करेगा तो हम आपको दे देंगे। वो तो नहीं मानेगा, वो तो काम कर रहा है भाई। चलिए, सो एक और टॉपिक इसमें, अच्छा एक और पॉइंट बचता है इसमें। फाइनली दे एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेसेस। दिस इज़ बिकॉज इट शोज़ हाउ द कंपनीज एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट इट्स फंक्शनिंग। उसके साथ साथ आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो आपका बिजनेस सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपको पता होगा कि इस समय हमारे देश में एक CSR करके कंसेप्ट है, CSR बनाया गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, ठीक है ना। इसके माध्यम से क्या कहा गया है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, उसके लिए एक लिमिट सेट की गई है। वो अपने रेवेन्यू का एटलीस्ट 2% किसी सोसाइटेबल पर्पस के लिए डोनेट करें, उससे कोई सोसाइटी का भला हो, इस प्रकार का काम करें। तो आजकल तो एक कंपलसरी हो गया है। अब आप यदि किसी सोशल काम को करेंगे तो वो आपका जो काम होगा वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिपिक्ट होगा, दिखेगा वो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस बात का बिल्कुल चिंता ना करें कि आपका केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही कवर हो रहा है। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट यू हैव टू बी पेशेंट। आपका एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, इसका मैं पूरा गारंटी देता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और टारगेट सेमेस्टर की टीम के साथ बिल्कुल जुड़े रहें। टारगेट सेमेस्टर की टीम आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, केवल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं, बीकॉम के 6 सेमेस्टर्स में हम लोग आपके साथ रहेंगे, और बीकॉम के साथ साथ एमकॉम के साथ भी रहेंगे, और हम लोग CA का भी बैच लाएंगे। जस्ट वेट, हम लोग अभी रिसोर्सेज की प्लानिंग कर रहे हैं। इफ़ वी विल गेट द रिसोर्सेज देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लॉन्च द कोर्स ऑफ एवरी स्ट्रीम। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट ही हमारा रिजल्ट होता है। यदि आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमारा इमेज बनेगा कि हमारे चैनल से बड़े हुए बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस लेक्चर्स को फॉलो करिए और जितना बताया जा रहा है उतना करिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्जाम। उसके साथ साथ भाई सारथी बैच अगर नहीं लिया है तो सारथी बैच ले लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, बस लिंक पे क्लिक करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके बाद से यदि आपको सारथी परचेज करना है तो बिल्कुल परचेज कर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। अभी हम लोग उसमें कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ कंटेंट पहले से पड़े हुए हैं, अभी और कंटेंट आपको रोज़ मिलेंगे, ठीक है। और कंटेंट की चिंता आप लोग ना करें, अभी आपके पास समय है, और हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ लग चुके हैं, तो हम लोग भी पूरी शिद्दत के साथ लग चुके हैं। बस इंतज़ार है आपके एग्ज़ाम का, एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्ज़ाम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।